एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका पेपर 1 है उसका 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले पार्ट में हम व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर ये देखने वाले हैं। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें हम एक फॉर्म के सिग्नल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कहीं कहीं पे ट्रांसड्यूसर को सेंसर की तरह भी माना जाता है, बट ट्रांसड्यूसर और सेंसर में डिफरेंस है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज ट्रांसडक्शन। तो ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस हो रही है इस ट्रांसड्यूसर में, उसे ट्रांसडक्शन कहा जाता है। द कन्वर्जन इज डन बाय sensing and transducing the physical quantities like temperature, pressure, sound, etc. तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है जो कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को सेंस करके होता है। वो क्वांटिटीज क्या है? तो यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड, इस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को ध्यान में लिया जाता है। ट्रांसड्यूसर प्लेज very important role of converting input quantities like temperature, light, pressure into proportional electrical signal, which is further processed and coupled to an output device like recorder, LCD display and LED display. What is the need of transducer? It is quite difficult to determine the exact magnitude of the physical forces like temperature, pressure, etc. तो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का। बट इफ द फिजिकल फोर्स इज कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल देन देयर वैल्यू कैन बी इजीली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मीटर। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दे तो उनका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकालना, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाता है। The transducer converts the physical forces to an electrical signal, which can easily be handled and transmitted for measurement. तो ट्रांसड्यूसर यही काम करता है, उस फिजिकल क्वांटिटीज को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। Some examples of transducers. फर्स्ट है गैल्वेनोमीटर। इसमें कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू डिफ्लेक्शन। Microphone converts sound energy to electrical energy. Loudspeaker, which converts electrical energy into mechanical vibration. Thermistor converts heat into resistance. LDR converts light into resistance. Quartz crystal converts pressure into electrical signal and vice versa. Solar cell converts light into voltage. स्ट्रेन गेज कन्वर्ट्स प्रेशर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इस तरह से ये सारे ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को सिग्नल्स में कन्वर्ट करके दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन। दे आर रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स, active and passive transducers, analog and digital transducers, transducer and inverse transducer। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स है ट्रांसड्यूसर के। ये सारे टाइप्स हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन टू ट्रांसड्यूसर, जिसमें हमने ट्रांसड्यूसर क्या होता है, उसकी जरूरत क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स देखे ट्रांसड्यूसर के और टाइप्स देखे। एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। The transducer whose output is obtained in the form of voltage or current without any additional auxiliary source. तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर इस तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं जिसमें हमें आउटपुट मिलता है बट कोई एक्सटर्नल, कोई एडिशनल सोर्स उसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। Works on the principle of conversion of energy from one form to another. ट्रांसड्यूसर में बेसिकली एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है, तो वही यहाँ पे बताया है।
known as self-generating transducer. यहाँ पे किसी भी एडिशनल सोर्स की जरूरत नहीं होती है इस प्रिंसिपल को, इस कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए इसे सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर कहा जाता है. The energy requires for generating the output signals are obtained from the physical quantity which is to be measured. तो यहाँ पे जो भी एनर्जी लग रही है इस ट्रांसड्यूसर को आउटपुट लाने के लिए, वो एनर्जी उसी फिजिकल क्वांटिटी के जरिए लेता है. जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमने मेजर करने को दी है, जिसका हमें आउटपुट चाहिए, उसी से वो एनर्जी लेता है और आउटपुट देता है. हम एक एग्जाम्पल देखेंगे एक्टिव ट्रांसड्यूसर का, जो है द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. यह है उसकी डायग्राम. यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेस है, बेस पे क्रिस्टल है और ऊपर हमने वेट दिया है. मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के जरिए दोनों साइड में हमने मेटालिक इलेक्ट्रोड्स दिए हैं जो कि उस क्रिस्टल को दबाते हैं और हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है. The crystal has the property of producing the output voltage when the external force applied to them. The piezoelectric crystal is placed between the two metallic electrodes. When the force applied to the crystal, the voltage induces across it. तो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं जो कि उस क्रिस्टल को दबा रहे हैं. तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं. नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसड्यूसर्स. द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द मटेरियल. तो यहाँ पे मटेरियल के फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज करके हम आउटपुट ऑब्टेन कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, द पैसिव ट्रांसड्यूसर टेक्स पावर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स फॉर ट्रांसडक्शन. तो यहाँ पे पैसिव ट्रांसड्यूसर में एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है फॉर आउटपुट. A passive transducer sometimes may draw energy from the measuring system itself. एग्जाम्पल देखेंगे अब पैसिव ट्रांसड्यूसर का, वो है लीनियर पोटेंशियोमीटर. यह है लीनियर पोटेंशियोमीटर की डायग्राम. इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट. तो आप सभी को पता है पोटेंशियोमीटर से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं. द पोटेंशियोमीटर रिक्वायर्स द एक्सटर्नल पावर सोर्स EI फॉर वर्क. तो यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया है टू जनरेट द आउटपुट. इट मेजर्स द लीनियर डिस्प्लेसमेंट XI. पोटेंशियोमीटर को वोल्टेज देते हैं EI और यहाँ पे ये RT इसका रेजिस्टेंस है, L इसकी लेंथ है और किसी एक पॉइंट पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है और यहाँ पे E0 से हमें आउटपुट मिल रहा है. तो इस तरह से हम इस पोटेंशियोमीटर से लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं और ये एक पैसिव ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल है. यहाँ पे E0 यानी कि आउटपुट का फॉर्मूला आता है XI डिवाइडेड बाय L इंटू EI. अब हम कंपैरिजन देखेंगे एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर का. Active transducer. The transducer which generates the output in the form of voltage or current without any external energy source is known as active transducer. What is passive transducer? The passive transducer means the transducer whose internal parameters like capacitance, resistance and inductance changes because of input signal. Additional energy source not required in active but required in passive. Working principle. Draws energy from the measured source and passive transducer may take power from the external source which changes the physical properties of transducer. डिजाइन. तो डिजाइन एक्टिव ट्रांसड्यूसर की सिंपल होती है और पैसिव में कॉम्प्लिकेटेड होती है. रिजोल्यूशन एक्टिव ट्रांसड्यूसर का लो है, पैसिव का हाई है. आउटपुट सिग्नल एक्टिव ट्रांसड्यूसर में produces from signals to be measured and passive transducer में output obtained by receiving the signal from the external power source. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर. तो आप वहां पे इस तरह से लिख सकते हो. फर्स्ट आपको व्हाट इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर उसका एक एग्जांपल एक्सप्लेन करना, डायग्राम निकालना,
फिर पैसिव ट्रांसड्यूसर, एक एग्जाम्पल और डायग्राम। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर पूछा है या फिर कंपैरिजन पूछा है तो आप ये टेबल ड्रॉ कर सकते हो। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, द डिवाइस which converts physical quantity into a mechanical displacement। ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि वो एक फॉर्म के सिग्नल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में फिजिकल क्वांटिटी मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट होती है। द ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। This mechanical device is known as the primary transducer। अब ये जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को मिला के बनता है, और इसी मैकेनिकल डिवाइस को प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। What is secondary transducer? The secondary transducer converts the mechanical signal into electrical signal। अब प्राइमरी में क्या हो रहा था कि एक फिजिकल क्वांटिटी को हम मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे थे, और सेकेंडरी में वही मैकेनिकल क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल डिपेंड्स ऑन द इनपुट ऑफ द मैकेनिकल सिग्नल। तो जो भी हमें सेकेंडरी से आउटपुट मिलेगा वो मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड जो हम इनपुट दे रहे हैं मैकेनिकल सिग्नल का, उस पर डिपेंड होता है कि कितना हमें इनपुट मिल रहा है। अब हम देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए ये है बॉर्डन्स ट्यूब। ये बॉर्डन्स ट्यूब सी शेप में है। यहाँ पे बीच में एक मैकेनिकल गियर सिस्टम लगाया हुआ है जिसे एक पॉइंटर है, और यहाँ पे एक स्केल होती है। अब प्रेशर को मेजर करने के लिए इस बॉर्डन ट्यूब को यूज किया जाता है। यहाँ पे एक जो एंड है वो फिक्स होता है, दूसरा एंड ओपन होता है जो कि मूवेबल होता है, और यहाँ पे इस फिक्स एंड पर अननोन प्रेशर को अप्लाई किया जाता है। यानी कि हमें जो भी प्रेशर मेजर करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, वो यहाँ पे अप्लाई की जाती है, और इस ओपन एंड से हम उसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ओपन एंड है वहां पे ये एक लिंक, एक पाइवोट जो लिखा है, एक लिंक होती है। उस लिंक के जरिए यहाँ पे एक गियर सिस्टम है जो कि पिनियन और स्प्रिंग है, तो इसे यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। अब जब भी हम यहाँ से एक अननोन प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो भी हमें क्वांटिटी मेजर करनी है वो हम यहाँ से दे रहे हैं फिक्स्ड एंड से, तब ये जो गेज है, ये जो सी पार्ट है, वो स्ट्रेट होने की कोशिश करता है, और ये जो यहाँ पे गियर सिस्टम है, यहाँ पे ये जो पॉइंटर है वो मूव होता है और हमें यहाँ पे रीडिंग देता है। तो इस रीडिंग से हम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट प्रेशर क्या है। तो इस तरह से इस ट्यूब में एक प्रेशर को, एक फिजिकल क्वांटिटी को मैकेनिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसे ही कहते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। ये है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे देखो, ये बॉर्डन्स ट्यूब लगाई है जिसका ये फिक्स्ड एंड है जहां से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो फ्री एंड है उसे एक कॉर्ड के जरिए यहाँ पे एलवीडीटी को कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे ये जो एलवीडीटी है वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है, और ये ट्यूब है जो कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है। तो यहाँ से हम फिजिकल क्वांटिटी यानी कि प्रेशर को यहाँ पे हम मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये मैकेनिकल कॉर्ड के जरिए एलवीडीटी से हम इसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स कन्वर्जन हो रहा है, प्रेशर का मैकेनिकल क्वांटिटी में और मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। तो इसी तरह से ये ट्रांसड्यूसर्स वर्क करते हैं, और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। वो आउटपुट हमें वोल्टेज या करंट के क्वांटिटीज में मिलता है। तो यहाँ पे मैंने अभी जो पूरा बताया वो मैंने लिखा है। The tube acts as a primary transducer. It detects the pressure and converts it into the displacement from its free end.
The displacement of the free end moves the core of the linear variable displacement transformer. The movement of the core induces the output voltage which is directly proportional to the displacement of the tube free end. Thus, the two-type transduction occur in the Borden's tube. First, pressure is converted into displacement and then it is converted into the voltage by the help of LVDT. इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स वर्क करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस। तो हमारा ट्रांसड्यूसर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, और अगर हमारे सिस्टम का इनपुट डिवाइस प्रॉपर होगा, अच्छे से वर्क कर रहा होगा, उसके मेजरमेंट्स, उसकी प्रॉपर रेंज होगी, तो ही हमें आउटपुट भी प्रॉपर मिलेगा। फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, the overall quality of a system is naturally depends on the quality of input devices and its performance only. It becomes very important to select proper transducer in order to get accurate results and measurements. तो हमें accurate results और measurements मिलने के लिए proper transducer select करना बहुत जरूरी होता है। So, there are 3 parameters to be considered. First, transducer type, ट्रांसड्यूसर स्पेसिफिकेशन और ट्रांसड्यूसर कैपेबिलिटी। अब हम ये तीनों टाइप्स वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है ट्रांसड्यूसर टाइप। तो ट्रांसड्यूसर का कौन सा टाइप हमें कहाँ पे यूज करना चाहिए वो हमें जरूर याद रखना है, और उसी हिसाब से हमें ट्रांसड्यूसर सिलेक्ट भी करना पड़ता है। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि सबसे पहले हमें देखनी होती है। We must be know that what non-electrical physical quantity is to be received by the system. तो हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिसीव हो रही है सिस्टम से, किसे हमें मेजर करना है, वो सबसे पहले देखना है। We should think about the transducer type and the transducer group. जो हमें इनपुट मिल रहा है उससे हम देखेंगे कि हमें कौन से टाइप का ट्रांसड्यूसर चाहिए और वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। For example, a lux meter is to be designed, then it becomes clear that photosensitive transducer must be selected for this application. तो अगर हमें लक्स मीटर डिजाइन करना है तो उसके लिए फोटोसेंसिटिव ट्रांसड्यूसर लगता है। इस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट ट्रांसड्यूसर्स हैं। तो हमें पहले एप्लीकेशन क्या है, क्या हम डिजाइन कर रहे हैं, वो देखना जरूरी होता है। Second है transducer specification. It is important to think about physical specifications like size, package, type, diameter, height, and so on. Also includes technical specifications like operating range, sensitivity, accuracy, range, errors, graphical analysis, minimum and maximum limitations, etc. तो हमें स्पेसिफिकेशंस में ट्रांसड्यूसर के सारे स्पेसिफिकेशंस देखना जरूरी है। जो भी हमें सिस्टम डिजाइन करनी है उसके अकॉर्डिंग उसके स्पेसिफिकेशन मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, सेंसिटिविटी क्या है, हमारे एप्लीकेशन के मुताबिक वो ट्रांसड्यूसर है नहीं है, वो हमें देखना जरूरी होता है। For example, while designing a system for a temperature control, it is very important to know about minimum and maximum temperature that transducer can withstand where it is to be placed inside the furnace so that physical specifications can be easily decided. In addition to these parameters, the graph is provided by manufacturer to get an idea of energy conversion in terms of sensitivity of transducer, how many signals can be generated by the transducer and so on. तो अगर हमें एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करनी है तो उसके लिए हमें मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर देखना पड़ेगा, और वो टेम्परेचर जो भी हमें टेम्परेचर जहाँ पे भी हमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बिठानी है तो वहाँ का मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर और जो हम ट्रांसड्यूसर सिलेक्ट करना है उसका मैच करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमें सारी कंडीशंस लेनी पड़ेगी। ट्रांसड्यूसर कैपेबिलिटी।
We must consider the environmental conditions like temperature, acceleration, shock, and vibration should not affect the accuracy of an instrument, and if they affect beyond certain limit, then what technique is to be used to reduce their effect. जो भी हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं उसके एक्यूरेसी पे टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, शॉक, वाइब्रेशन, इस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, हमारा आउटपुट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से हमें ट्रांसड्यूसर सिलेक्ट करना पड़ता है. The capability also includes other electrical properties like impedance matching, insulation resistance, tolerance, insensitivity, so that transducer's performance become capable with associated equipment system. तो ट्रांसड्यूसर हमें मैच करना पड़ता है, जो भी हमें इक्विपमेंट हम ले रहे हैं उसके हिसाब से उसमें हमें मैच इम्पीडेंस मैचिंग, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, टॉलरेंस भी देखना होता है. These parameters help us while designing a system with maximum accuracy and to increase the standard of the system by selecting correct transducer and associated system. तो अगर हम इस डिफरेंट क्राइटेरियाज को ध्यान में रख के ट्रांसड्यूसर सिलेक्ट करते हैं तभी हमें एक बेटर सिस्टम, एक्यूरेट सिस्टम मिलेगी जिससे हमें आउटपुट भी करेक्ट और बेटर मिलेगा. ये थे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ट्रांसड्यूसर्स. टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर converts the thermal energy into a physical quantity like the displacement, pressure and electrical signal. तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी को हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं. इट इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर. मेजरमेंट होता है टेम्परेचर का ऑटोमेटिकली. The main principle is to measure the heat and transfer the information after converting it into the readable form. तो मेन काम है टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर का कि वो हीट मेजर करता है. जहां भी हम ये ट्रांसड्यूसर रखते हैं तो वो अपने एनवायरनमेंट की जिस भी डिवाइस को वो कनेक्टेड है उसकी हीट मेजर करता है और उसे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, यानी कि डिग्री सेल्सियस नंबर्स में कन्वर्ट करता है ताकि हम समझ सके कि टेम्परेचर क्या है. जब भी आप टेम्परेचर देखते हो, लिखते हो तो आप 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस इस तरह से लिखते हो. तो ये 10, 20 कहाँ से आता है? तो हम जब टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं तब हमें जो हमारा एक्चुअल एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, वो इस तरह से कन्वर्ट करके मिलता है नंबर्स में. Characteristics of temperature transducers are the input is always a thermal quantity. Mostly converts the thermal quantity into an alternating quantity. It is used for measuring the temperature and heat flow of the devices. तो इसका मेन काम टेम्परेचर मेजर करना और हीट फ्लो मेजर करना होता है. अब यहाँ पे सेंसिंग एलिमेंट यूज करते हैं. तो सेंसिंग एलिमेंट क्या है? Must have the properties of changing the characteristics with the variation of temperature. Example, in resistance thermometer, the platinum metal is used as the sensing element. The temperature sensing element converts temperature into heat. The change in temperature concerning resistance should be large. The sensing element must have high resistivity. तो ये सारा सेंसिंग एलिमेंट के बारे में है कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए और सेंसिंग एलिमेंट टेम्परेचर को हीट में कन्वर्ट करता है. टाइप्स ऑफ टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर. कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर. इन सच टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर द सेंसिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द थर्मल सोर्स. तो यहाँ पे जो भी हमारा सेंसिंग एलिमेंट है वो डायरेक्टली थर्मल सोर्स को कनेक्टेड होता है, यानी कि इस ट्रांसड्यूसर में डायरेक्ट कनेक्शंस होता है एंड द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द फिनोमिना ऑफ कंडक्शन. तो अब डायरेक्टली कनेक्टेड है इसीलिए यहाँ पे कंडक्शन फिनोमिना यूज किया जाता है. व्हाट इज कंडक्शन? Conduction is the process through which heat is transferred from one substance to another without the movement of substance.
ये आपको सभी को पता ही होगा। दूसरा टाइप है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। The sensing element is directly not contacting the thermal source. तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है जो सेंसिंग एलिमेंट है उसका और जो भी हमें थर्मल सोर्स है उसका। They use convection phenomena for transfer of heat. तो यहाँ पे कन्वेक्शन यूज किया जा रहा है। The convection is the process in which heat is transferred by the movement of the substance. Integrated circuit temperature transducer. Combination of a temperature sensing element and an electronic circuit for measuring the temperature. तो यहाँ पे टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट इंटीग्रेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ। The integrated temperature transducer has linear characteristic. Operating range of a transducer is very less, lies between 0 to 200 degrees Celsius, which is one of the major disadvantage of this transducer. इसकी ऑपरेटिंग लिमिट जो है, ऑपरेटिंग रेंज है वो कम है, इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज है इस टाइप के ट्रांसड्यूसर का। अब हम देखेंगे व्हाट इज थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक एग्जाम्पल है इस टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर का। ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर है, belongs to the passive transducer group, that is it cannot generate self energy, must be operated with an external DC supply. तो ये पैसिव ट्रांसड्यूसर ग्रुप से बिलोंग करता है और पैसिव ट्रांसड्यूसर की प्रॉपर्टी क्या है, क्या होते हैं वो, तो ये सेल्फ एनर्जी जनरेट नहीं करते हैं और एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें इसे एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ता है। Basic principle of thermistor. Thermistor is a transducer which changes its resistance when its temperature changes. तो जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे ही वो रेजिस्टेंस चेंज करता है। यूजुअली इट हैज हाई एनटीसी यानी कि हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कंस्ट्रक्शन. इट इज a semiconductor device. It can be of NTC or PTC type. Usually, NTC type is preferred than PTC. Its resistance considerably decreases when temperature increases. In case of some thermistor, it is 5 to 6% per degree Celsius. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। Thermistor is composed of sintered mixture of metal oxide like manganese, nitrogen, cobalt, फेरस एंड यूरेनियम। थर्मिस्टर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी हमें मिक्सचर लगता है वो मैग्नीज, नाइट्रोजन, कोबाल्ट, आयरन, फेरस यानी कि आयरन और यूरेनियम के ऑक्साइड्स का, मेटल ऑक्साइड्स का होता है। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट पैकेजेस सच एज डिस्क टाइप, वॉशर टाइप, बीड टाइप एंड बल्ब टाइप। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के थर्मिस्टर्स होते हैं, डिस्क, वॉशर, बीड, बल्ब एक्सेट्रा। Bead type thermistor is more popular. It has very small diameter about 0.15 mm with glass coated. Disc and washers are prepared by pressing thermistor material into flat shape with diameter of about 2.5 mm to 25 mm. They are very sensitive and widely used in industry for temperature measurements and इन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। थर्मिस्टर्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और सेंसिटिव इसलिए होते हैं कि थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज है वो हमें तुरंत पता चलना चाहिए। तो इनका मेन काम यही है कि हमें टेम्परेचर मेजर करना है और ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं। टिपिकल रेंज है इनकी 0.5 ओहम टू 100 ओहम और टेम्परेचर रेंज है 100 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ फिगर्स है जिसमें फर्स्ट फिगर में डिस्क टाइप है, सेकंड में बीड टाइप है, फिर वॉशर और बल्ब टाइप, ये 4 टाइप के थर्मिस्टर है और ये ग्राफ है फॉर थर्मिस्टर टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस का। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर. थर्मोमीटर एप्लीकेशन इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो थर्मोमीटर होता है आप सभी को पता होगा,
तो वो थर्मिस्टर का एक एप्लीकेशन है। टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग आयरन, फ्लो मीटर और गैस डिटेक्टर, फर्नेस कंट्रोल इन डिफरेंट टेम्परेचर रेगुलेटर्स, मेडिकल हीटिंग पैड एक्सेट्रा। तो ये सारे थर्मिस्टर्स के एग्जाम्पल है। थर्मिस्टर का मेन काम यही है कि वो टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, सेंस करता है। तो उस टाइप के सारे एप्लीकेशंस में थर्मिस्टर यूज होता है। अब ये एक डायग्राम देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में थर्मोमीटर दिखाया है। थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन है यूजिंग थर्मिस्टर। ये जो T है यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 के यहाँ पे, ये है थर्मिस्टर। A simple arrangement can be made to design an instrument like thermometer by using thermistor. A thermistor can be connected in Wheatstone's bridge circuit. तो ये आपको बताई है कौन सा ब्रिज है, Wheatstone's ब्रिज है। यहाँ पे थर्मिस्टर हमने लगाया है। A galvanometer और micrometer can be placed across the bridge. यहाँ पे बीच में हमने यहाँ पे galvanometer लगाया है। When the thermometer not in use, the bridge is in balanced condition. Hence, current flows through the galvanometer showing zero deflection. तो जब थर्मोमीटर यूज में नहीं होता है तब ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। Patient's body temperature can be measured by simply putting thermistor on patient's body so that bridge becomes unbalanced. तो जब भी हम पेशेंट के बॉडी पे इस थर्मोमीटर को पुट करेंगे तो ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा और हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा जिससे हम रीडिंग लेते हैं। The unbalanced bridge will produce current through the galvanometer. The deflection produced by galvanometer is calibrated in terms of degree Celsius. तो गैल्वेनोमीटर से हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मिलता है। इस तरह से ये टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स वर्क करते हैं और ये थर्मिस्टर है जो कि डिटेल्ड वर्किंग भी मैंने बताई है थर्मिस्टर की। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। तो आप उस क्वेश्चन के आंसर में इस तरह से पूरा टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर के बारे में लिख सकते हो और आपको एक एप्लीकेशन एक्सप्लेन करना होता है तो वहां पे थर्मिस्टर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर सिर्फ व्हाट इज थर्मिस्टर, एक्सप्लेन थर्मिस्टर आया तो तब भी आप इस तरह से थर्मिस्टर के बारे में पूरा बता सकते हो। प्रेशर ट्रांसड्यूसर, इट इज अ ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स प्रेशर इनटू एन एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो यहाँ पे प्रेशर क्वांटिटी जो है उसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अ प्रेशर ट्रांसड्यूसर मेजर्स प्रेशर। It uses sensor capable of converting the pressure acting on it into electrical signals. तो यहाँ पे सेंसर्स यूज किए जाते हैं इस प्रेशर ट्रांसड्यूसर में जो कि प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सके। These electrical signals are then relayed to controllers or PLCs where they are then processed and recorded. जो भी प्रेशर है वो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे आगे इस प्रेशर ट्रांसड्यूसर को आगे पीएलसी या फिर कंट्रोलर्स कनेक्ट किए होते हैं जो कि इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं और हमें डेटा देते हैं। प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स यूज स्ट्रेन गेजेस टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। The strain gauges undergo deformation and this creates a change in voltage produced by it. तो यहाँ पे स्ट्रेन गेजेस यूज किए जाते हैं जो कि अंडर प्रेशर जाते हैं, डिफॉर्मेशन होता है और जो भी यहाँ पे चेंजेस होते हैं उसमें से हमें वोल्टेज मिलता है। The pressure measurement is based on the degree of change seen in the voltage. There are also advanced versions of pressure transducers that use capacitance or piezoelectric sensors instead of strain gauges. तो अब नए जो ट्रांसड्यूसर्स आ रहे हैं प्रेशर ट्रांसड्यूसर उसमें कैपेसिटेंस या फिर पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर्स भी यूज किए जाते हैं। ओल्ड इसमें स्ट्रेन गेजेस ज्यादा यूज किए जाते थे। They are chosen based on the range, work environment and precision required for the pressure sensor. तो ये सारे जो
डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर ट्रांसड्यूसर है वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम चूज करते हैं। आज हम देखेंगे व्हाट इज कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट प्रेशर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर का टाइप है। प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा, उसके साथ साथ ये डिस्प्लेसमेंट और बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटीज को भी मेजर करता है। It is a passive transducer, that means it requires external power for operation. Works on the principle of variable capacitance. The capacitance of the capacitive transducer changes because of many reasons like overlapping of plates, change in distance between the plates and dielectric constant. तो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का, वो डिफरेंट रीजंस के लिए चेंज हो सकता है, जैसे कि ओवरलैपिंग ऑफ प्लेट, डिस्टेंस चेंज। जो दो कैपेसिटर आपको पता है उसमें दो प्लेट्स लगाई होती है, तो उसका जो डिस्टेंस होता है उससे हम कैपेसिटेंस डिसाइड करते हैं। तो चेंज इन डिस्टेंस, देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सारे जो टर्म्स है इसके वजह से कैपेसिटेंस चेंज होता है। द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कंटेन्स टू पैरेलल मेटल प्लेट्स. These plates are separated by dielectric medium, which is either air material, gas, or liquid. In the normal capacitor, the distance between the plates are fixed, but in capacitive transducer, distance between them varied. So, capacitive transducer में basically दो parallel plates होती है, जैसे कि हम देखते हैं कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है, बट नॉर्मल कैपेसिटर में उनके बीच में का डिस्टेंस जो है वो फिक्स होता है और इसमें वेरिएबल होता है। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एयर, मटेरियल और गैस और लिक्विड होता है। The capacitive transducer uses the electrical quantity of capacitance for converting the mechanical movement into an electrical signal. The input quantity causes change of the capacitance, which is directly measured by capacitive transducer. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यूज होती है फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल मूवमेंट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल. द कैपेसिटर्स मेजर बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक चेंजेस. The displacement is also measured directly by connecting measurable devices to the movable plate of the capacitor. तो ये कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो है वो हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं. अब यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा. एक प्लेट फिक्स होती है और दूसरी मूवेबल होती है, तो उसके जरिए हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. इट वर्क्स ऑन बोथ कॉन्टैक्टिंग एंड नॉन कॉन्टैक्टिंग मोड्स. तो हम डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग मोड भी यूज कर सकते हैं या फिर नॉन कॉन्टैक्टिंग मोड भी. प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन. Based on the principle of capacitance produced by displacement of one of the parallel plates. तो आप सभी को कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, इप्सिलॉन ए बाय डी. तो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है इसका प्रिंसिपल. यहाँ पे ए होता है ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट्स, डी होता है डिस्टेंस, इप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी और इप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो दो प्लेट्स है, टॉप प्लेट बॉटम प्लेट, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है. तो इस तरह से ये कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर दिखता है. कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट फिक्स्ड इन एन इंसुलेटिंग कंटेनर. Out of these two plates, one plate is fixed, known as static plate. Another is movable, known as diaphragm. These two plates of effective capacitor are separated by dielectric. Air pressure, which is to be measured, is applied on diaphragm. तो जो आप एक प्लेट इसमें की मूवेबल है, तो उस जो मूवेबल प्लेट है उस पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिलती है. वर्किंग. When certain pressure is applied on diaphragm, it changes its position and moves towards static plate.
Due to bending of diaphragm, the distance d between the plates get reduced. Since capacitance inversely proportional to the distance, so capacitance increases when distance decreases. It can be connected to oscillator circuit to produce change in frequency when pressure is applied to it. In this way, capacitive transducer can measure pressure by producing proportional displacement of its diaphragm, causing variation in capacitance. तो यहाँ पे जब हम मूवेबल प्लेट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तब डिस्टेंस कम हो जाता है उस दो प्लेट्स का और C इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन A बाई डी, यानी कि डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस को। तो डिस्टेंस कम हो गया यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है और इस ट्रांसड्यूसर को आगे ऑसिलेटर सर्किट लगाया होता है तो वहां से हम इस क्वांटिटी को, इस चेंज को मेजर करते हैं और इस तरह से हमें आउटपुट मिलता है। The capacitive transducer uses following three effects. Variation in capacitance of transducer is because of overlapping of capacitor plates. The change in capacitance because of change in distance between plates, and the capacitance changes because of dielectric constant. Advantages of this transducer: it requires an external force for operation, hence very useful for small system. Capacitive transducer very sensitive. It gives good frequency response because of which it is used for dynamic study. The transducer has high input impedance, hence they have small loading effect. It requires small output power for operation. और इसके अलावा ये सिस्टम बहुत ही चीप भी है और इजी टू कंस्ट्रक्ट भी है। Disadvantages: the metallic parts of transducer require insulation. The frame of capacitor require earthing for reducing the effect of stray magnetic field. Sometimes transducer shows nonlinear behavior because of edge effect, which is controlled by using guard ring. The cable connecting across the transducer causes an error. Uses of this transducer: used for measurement of both linear and angular displacement, measurement of force and pressure, used as a pressure transducer in some cases where dielectric constant of transducer changes with pressure. The humidity in gases is measured through capacitive transducer. The transducer uses mechanical modifier for measuring the volume, density, weight, etc. इस तरह से ये ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। तो आपको प्रेशर ट्रांसड्यूसर आया तो भी ये सब लिखना है, अगर सिर्फ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर आया तो भी आप प्रेशर ट्रांसड्यूसर का थोड़ा इंट्रोडक्शन करके कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में सब लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर: इट कन्वर्ट्स फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ट्रांसड्यूसर में एक क्वांटिटी को हम दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है। It is used to convert mechanical motion or vibrations, specifically rectilinear motion, into variable electrical current, voltage or electric signals and the reverse. तो यहाँ पे जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो होता है मैकेनिकल मोशन और वाइब्रेशन और रेक्टिलिनियर मोशन, एंड जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमें आउटपुट में मिलती है उसमें वोल्टेज, करंट या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। There are two main parts in this system: sensing element or a primary transducer, transduction element और a secondary transducer. अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स में दो टाइप्स है मेन, जो है कॉन्टैक्ट टाइप और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। फिर कॉन्टैक्ट टाइप में आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल इंडक्टेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस, और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में आता है अल्ट्रासोनिक या फिर इंफ्रारेड सेंसर्स। वेरिएबल रेजिस्टेंस का फिर से एक टाइप है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस में आता है पोटेंशियोमीटर, वेरिएबल इंडक्टेंस में आते हैं एलवीडीटी, आरवीडीटी। LVDT is linear variable differential transformer
and RVDT is rotary variable differential transformer। तो इस तरह से इस डिस्टेंस ट्रांसफार्मर के डिफरेंट टाइप्स है। अब हम देखेंगे LVDT इन डिटेल। LVDT is linear variable differential transformer. It is a passive type of transducer, displacement transducer। तो मेन LVDT का लॉन्ग फॉर्म लिखना जरूरी है, जो है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। डिफरेंशियल यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मर का एक टाइप है और ये LVDT आता है पैसिव टाइप ग्रुप में। It is used to measure pressure, force, position, etc. इसका बेसिक प्रिंसिपल है the differential voltage of two secondary windings of transformer varied when magnetic core changes its position due to applied force. It has a movable core which can change its position due to force applied on it. It determines the flux linkage between common primary coil and two secondary coil. तो यहाँ पे ये डायग्राम देखो फर्स्ट वाली। यहाँ पे इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मर है जिसकी ये प्राइमरी और ये दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है और ये मूवेबल कोर होती है बीच में। तो जब ये कोर मूव करती है तब यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस होता है और उस वजह से हमें आउटपुट मिलता है। तो ये तीन टाइप्स की केसेस है। E1 is equal to E2, E1 is greater than E2 and E1 is less than E2। तो सबसे पहले it is very clear that the output of LVDT is always E1 minus E2 because the applied force produces displacement of the core causing difference in flux linkage of coil 1 and coil 2। तो यहाँ पे जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो E1 माइनस E2 होता है और यहाँ पे जब ये कोर है, ये कोर जब मूव होती है तब वहाँ पे फ्लक्स लिंकेज में डिफरेंस होता है फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल के बीच में, इसीलिए E1 माइनस E2 करते हैं। तो फर्स्ट केस लेंगे व्हेन कोर इज एट द सेंटर और व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड। सो उस टाइम V आउटपुट होता है E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस में व्हेन कोर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड लेफ्ट पोजीशन। अभी फर्स्ट हमने जो डायग्राम देखी वहां पे इसकी भी डायग्राम है। तो जब कोर को हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, फोर्स अप्लाई होता है तब वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है, उस टाइम E1 इज ग्रेटर देन E2 आता है। और जब कोर राइट में शिफ्ट होती है तब E2 इज ग्रेटर देन E1 आता है। इस तरह से 3 स्टेजेस में LVDT वर्क करता है और डिफरेंट पोजीशंस के लिए हमें आउटपुट डिफरेंट मिलता है। LVDT के एडवांटेजेस। LVDT is very sensitive, that is very small change in position produces high output voltage. Maximum temperature of operating range। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर की रेंज है वो ज़्यादा मिलती है और ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, तो हमें आउटपुट बहुत स्मॉल माइन्यूट चेंजेस में भी मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस, इट इज वेरी बिग इन साइज एंड एक्सपेंसिव। तो ये साइज में बड़ा है यानी कि उसको कंस्ट्रक्ट करने का पैसा भी ज्यादा लगता है, इसीलिए साइज भी बड़ी है और एक्सपेंसिव है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स वर्क करते हैं और LVDT का ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। LVDT इज ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर के क्वेश्चन में आप उसका इंट्रोडक्शन और इस एग्जाम्पल को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। Piezoelectric transducer. It is a pressure transducer. Belongs to active transducer that is capable of self-generating voltage. तो ये एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर का टाइप है। ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी कि इसे एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ जनरेटिंग होता है। Convert any form of physical quantity into electrical signal. When we apply any force or pressure on piezoelectric material, the transducer converts this energy into voltage. तो जब भी हम इस piezoelectric material पे फोर्स या फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो
वो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है? तो पीजो यानी कि पीजन। तो पीजो का मतलब है कि प्रेशर और स्क्वीज। तो जब भी हम ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को, यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक नाम का एक क्रिस्टल है, उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है उसके अक्रॉस, और हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलता है। दिस voltage is a function of force or pressure applied to it. Uses piezoelectric effect to measure changes in acceleration, pressure, strain, temperature or force by converting this energy into an electrical charge. तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? When piezoelectric crystal is kept under mechanical stress or pressure, it produces a potential difference across its opposite surfaces. This effect is known as piezoelectric effect. तो इस पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के एक पॉइंट को पॉजिटिव वोल्टेज दिया होता है और दूसरे पॉइंट को निगेटिव। जब भी इस पे मैकेनिकल स्ट्रेस या प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और इसी को पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्रिस्टल देखो, जब इसको पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज दिया जाता है, तब अगर हमने लेफ्ट से यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है तो कंप्रेशन मिलता है, और राइट से अप्लाई किया है प्रेशर तब एक्सपांशन मिलता है। इस तरह से हमें आउटपुट मिलता है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे एक प्लेट जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड बेस है यहाँ पे, और दूसरा मूवेबल है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पे ये क्रिस्टल रखा है, जिससे हमने दो पोर्ट्स निकाले हैं जहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट यानी कि यहाँ पे हम वोल्टमीटर लगा के वहाँ पे आउटपुट की रीडिंग ले सकते हैं, और इस पोर्ट से यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। In order to sense force or a pressure, a crystal is placed between solid fixed base and a movable part known as force summing element. तो यहाँ पे ये बेस फिक्स है और ये यहाँ पे मूवेबल पार्ट है। This movable part convert the sum of forces यानी कि pressures into mechanical stress which is applied to the crystal. तो यहाँ से जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पे जो F दिया है, यानी कि यहाँ से एक स्ट्रेस अप्लाई हो जाता है इस क्रिस्टल पे। The pressure to be sensed is applied through an input space known as pressure port. The crystal produces proportional potential difference across its opposite surfaces by producing electric charge on the surface. The output voltage is made directly proportional to the magnitude of a input pressure. तो जब यहाँ से प्रेशर अप्लाई होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि इस पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल में चार्जेस होते हैं। तो जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो चार्जेस कंप्रेस होने लगते हैं और हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है। तो वो जो वोल्टेज है वो हम इस इनपुट प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसे कह सकते हैं, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा वोल्टेज। Advantages of this transducer: very small crystal size, very hard and stable for high temperature. तो क्रिस्टल की साइज स्मॉल होती है, हार्ड होता है वो, और हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल करता है। हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर मेक्स अ गुड चॉइस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, फास्ट होता है, इसीलिए हम इसे वेरियस एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। Disadvantages: it cannot be used effectively for static measurement. It is used only when input pressure is of varying type. तो अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, प्रेशर चेंज होता रहा तभी हम यहाँ पे इस ट्रांसड्यूसर को यूज कर सकते हैं। Applications: it is normally used in a crystal microphones. When we speak in microphone, due to air vibration and its pressure vibration, it generates an audio electric signal. Then it is further amplified and connected to a loudspeaker. तो हमारा जो माइक्रोफोन होता है उसमें इस पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हमारा जो पिच होता है वो डिफरेंट होता है बात करने का, उसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और प्रेशर क्रिएट होता है।
Crystal transducer can be used in phonogram pickup cartridge to receive electric signal from phonographic record. तो ये फोनोग्राम में भी यूज किया जाता है। लाउड स्पीकर, इट इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के जो टाइप्स हैं उसमें एक्टिव ट्रांसड्यूसर टाइप में लाउड स्पीकर आता है। इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर्स। अब जब हम ट्रांसड्यूसर के डिफरेंट टाइप्स देखते हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज भी होती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर्स का ग्रुप है उसमें हम लाउड स्पीकर को लेते हैं। इट इज बेसिकली कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। तो आपको ये बात याद रखनी है, लाउड स्पीकर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। Just opposite function to that of microphone transducer. माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर क्या है वो हमने देखा है। तो जो माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर है उसका जो वर्किंग है उसके अपोजिट वर्किंग लाउड स्पीकर का होता है। द लाउड स्पीकर नॉर्मली यूजेस मूविंग कॉइल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे मूविंग कॉइल मैकेनिज्म यूज किया जाता है। और यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये इस तरह से लाउड स्पीकर का कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम इसका बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे। When an alternating current is passed through a coil placed in a strong magnetic field, it starts vibrating along with diaphragm producing sound wave by means of air vibrations. तो जब हम अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं इस वॉइस कॉइल में से तब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उसके वजह से यहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट होने लगते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कॉइल है वो वाइब्रेट होनी स्टार्ट होती है और इस कॉइल के साथ ही जो डायफ्राग्राम है वो भी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करने लगता है और वो जो साउंड वेव्स है वो एयर वाइब्रेशंस होती है। यानी कि यहाँ से जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है वो एयर वाइब्रेशंस के स्वरूप में होता है। टाइप्स ऑफ लाउड स्पीकर, डायनामिक टाइप, मैग्नेटिक टाइप, क्रिस्टल टाइप एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। तो लाउड स्पीकर इस 4 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। पॉपुलर टाइप ऑफ लाउड स्पीकर इन रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्ड सिस्टम इज डायनामिक टाइप। तो मैक्सिमम जगह पे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उन डिवाइसेस में डायनामिक टाइप लाउड स्पीकर यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे ये लाउड स्पीकर की डायग्राम है। तो अब हम सबसे पहले मेन पार्ट्स क्या होते हैं इसके वो देखेंगे। वॉइस कॉइल, तो यहाँ पे ये जो बीच में का पार्ट है ये है वॉइस कॉइल, जो यहाँ पे आपको कॉइल जैसा पार्ट दिख रहा है। परमानेंट मैग्नेट, तो वॉइस कॉइल के आगे यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट लगाया हुआ होता है। फ्रेम, ये जो बाहर का यहाँ पे पार्ट है वो है फ्रेम। योक, इस फ्रेम को यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल कनेक्ट किया गया है ये है योक। डस्ट कैप, यहाँ पे सबसे ऊपर डस्ट कैप है। स्पाइडर, तो यहाँ पे ये है स्पाइडर। डायफ्रागम यानी कि पेपर कोन, तो ये है यहाँ पे पेपर कोन। Construction and working. A voice coil is made up of few turns of wire suspended in between magnetic poles. It is a moving element to which paper cone is attached with the help of spider. ये जो voice coil है ये वायर्स के कुछ टर्न्स होते हैं और ये voice coil जो है वो मैग्नेट के पोल्स के बीच में, यानी कि वो जो मैग्नेटिक पोल्स है ये जो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है उसके पोल्स के ऊपर लगाई हुई होती है। इट इज अ मूविंग एलिमेंट टू विच पेपर कोन इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ स्पाइडर। तो ये जो वॉइस कॉइल है ये एक मूविंग एलिमेंट है इस लाउड स्पीकर का, जिसको यहाँ पे स्पाइडर के जरिए अटैच किया जाता है और वो पेपर कोन को अटैच की हुई होती है, यानी कि पेपर कोन के नीचे होती है और स्पाइडर से उसको अटैच किया हुआ होता है और ये इस मैग्नेट के ऊपर सस्पेंडेड है, यानी कि पूरी चिपकाई हुई नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर होती है।
The spider is necessary to provide spring action to the coil and the diaphragm. तो ये जो स्पाइडर है ये एक तरह से स्प्रिंग जैसे काम करती है, उसी तरह से काम करता है. A paper cone is made up of special paper, normally black in color, called as diaphragm. It vibrates back and forth with the voice coil. तो ये जो पेपर कोन है उसको हम डायफ्रागम बोलते हैं और नॉर्मली वो ब्लैक कलर का होता है. Dust cap is used to collect the dust due to the vibration of diaphragm. It creates air vibration which is the exact replica of a sound with original frequency. तो यहाँ पे ये जो डस्ट कैप है वो डस्ट कलेक्ट करने के लिए लगाई हुई होती है और यहाँ पे डायफ्रागम के वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और उसके वजह से यहाँ पे एयर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, यानी कि हमें साउंड सुनाई देता है और ये जो साउंड होता है वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी का होता है, यानी कि जो भी हम ओरिजिनल साउंड जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी का साउंड देते हैं उसका एग्जैक्ट रेप्लिका होता है, जो साउंड हमें एयर वाइब्रेशंस के जरिए सुनाई देता है. पेपर कोन इज कोरिगेटेड एट आउटर साइड एंड इट इज फिक्स्ड अप ऑन द फ्रेम ऑफ लाउड स्पीकर. इनर साइड ऑफ द पेपर कोन इज अटैच्ड टू द वॉइस कॉइल. तो यहाँ पे ये जो पेपर कोन है उसकी जो ये आउटर साइड है वो फ्रेम को अटैच की हुई होती है और जो इनर साइड है वो वॉइस कॉइल को अटैच की हुई होती है. अब इसका वर्किंग कैसा है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्डर इज अप्लाइड थ्रू एम्पलीफायर टू द वॉइस कॉइल ऑफ द लाउड स्पीकर. तो यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ब्लू कलर में वो आपको याद रखने हैं. इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो एम्पलीफायर के जरिए वॉइस कॉइल तक जाता है. Electromagnetic action takes place between the field produced by the coil. यहाँ पे ये जो coil है इसमें electromagnetic action होती है. Fixed magnetic field produced by strong permanent magnet. और जब यहाँ पे electromagnetic action होती है तब magnetic field produce होती है इस permanent magnet पे. A mechanical torque is developed on the coil. और उसके वजह से इस वॉइस कॉइल पे मैकेनिकल टॉर्क डेवलप होता है. द वॉइस कॉइल इज अटैच्ड टू द पेपर कोन एंड इट प्रोड्यूस एयर वाइब्रेशंस इन फ्रंट ऑफ इट विच इज डिजायर्ड साउंड एनर्जी. तो ये जो वॉइस कॉइल है ये इस पेपर कोन को अटैच होती है और यहाँ पे एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमें जो लगने वाली साउंड एनर्जी है वो होती है. तो इस तरह से ये जो डायनामिक लाउड स्पीकर है वो वर्क करता है. तो ये आपको यहाँ पे ये जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स है उसके जरिए इसका वर्किंग याद रखना है. इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफायर के जरिए वॉइस कॉइल को जाते हैं. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन होती है कॉइल में और फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है परमानेंट मैग्नेट पे और उसके वजह से मैकेनिकल टॉर्क डेवलप होता है कॉइल पे और फिर ये जो वॉइस कॉइल है वो पेपर कोन के जरिए एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी डिजायर्ड साउंड एनर्जी है. इस तरह से पूरा लाउड स्पीकर वर्क करता है. फोटो कंडक्टिव सेल LDR. तो LDR का मीनिंग है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर और ये फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है, यानी कि जो ट्रांसड्यूसर के डिफरेंट टाइप्स है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इस ग्रुप में फोटो कंडक्टिव सेल आता है. इट इज अ पैसिव ट्रांसड्यूसर बिकॉज इट इज अनेबल टू जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल विदाउट एक्सटर्नल बैटरी. तो ये एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है क्योंकि जब तक हम इसे एक्सटर्नल सप्लाई नहीं देते तब तक वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट नहीं करता. इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस 1/8 इंच to 1 इंच इन डायमीटर. तो इसका जो डायमीटर है वो 1/8 इंच to 1 इंच इसके बीच में होता है. It can be placed in a very small space like punch card reader. तो ये जो
फोटो कंडक्टिव सेल यानी कि LDR होता है वो राउंड शेप में होता है, इसीलिए इसका डायमीटर 1/8 इंच टू 1 इंच का होता है और हम इसे बहुत ही स्मॉल स्पेस में फिट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पंच कार्ड रीडर होता है। इट शोज हाई रेजिस्टेंस व्हेन केप्ट इन डार्क। तो अब ये जो फोटो कंडक्टिव सेल है यानी कि LDR है, इसके नाम पे ही लिखा है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी कि इसका जो वर्किंग है वो लाइट पे डिपेंड होता है। तो जब भी हम इसे डार्क में रखते हैं तब इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, बट जैसे ही हम इसे लाइट में लाते हैं तब इसका रेजिस्टेंस पूरा घट जाता है, यानी कि हमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिक्रीज दिखता है, ड्रॉप दिखता है रेजिस्टेंस में। बेसिक प्रिंसिपल, when a photosensitive material is exposed to light, it changes its electrical conductance, hence known as photoconductive cell। तो जब भी हम फोटोसेंसिटिव मटेरियल को लाइट के सामने लाते हैं, यानी कि हम उसे सनलाइट में या लाइट में रखते हैं, तब उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो चेंज होता है और इसीलिए इसे हम फोटोकंडक्टिव सेल कहते हैं। When its conductivity increases, its resistance decreases, hence known as light dependent resistor। तो जब भी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। तो इसीलिए इसे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर कहते हैं, जो हमने पहले देखा, यानी कि जब हमें लाइट मिलता है तब इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और ये कंडक्ट करने लगता है, और अगर हम इसे डार्क में रख दे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कंडक्टिविटी कम हो जाती है। इंसिडेंट लाइट में बी विजिबल और इनविजिबल लाइट, और जो भी इस पे हमें सोर्स यानी कि जो भी हम इसे लाइट दे रहे हैं वो विजिबल या इनविजिबल हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर है, ये है LDR। तो LDR कुछ इस तरह से दिखता है। कंस्ट्रक्शन, तो इस तरह से कुछ इसका कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें LDR इज अ फोटोकंडक्टिव मटेरियल लाइक कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड और लीड सल्फाइड। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल से LDR बनाया जाता है। इट इज डिपॉजिटेड ऑन एन इंसुलेटिंग सरफेस इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग वायर। तो ये जो मटेरियल है वो एक इंसुलेटिंग सरफेस पे लगाया हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग वायर। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिस पे इस जिगजैग वायर के फॉर्म में इस मटेरियल को डिपॉजिट किया गया है। Enclosed in a circular metal case with 2 electrodes for electrical connections। तो यहाँ पे ये जो 2 लीड्स दी है, ये है इसके 2 इलेक्ट्रोड्स जिससे हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इसको देते हैं, और ये एक मेटल केस में, एक राउंड केस में बनाया जाता है। टॉप साइड ऑफ LDR इज कवर्ड विथ अ ग्लास विंडो टू रिसीव लाइट। तो इसका जो ये टॉप साइड होता है उस पे ऊपर एक ग्लास विंडो लगाई जाती है जिसके जरिए वो लाइट को रिसीव करता है। वर्किंग, when LDR is exposed to light, it receives energy of photon। तो जब भी हम इस LDR को लाइट में रखते हैं तो वो फोटॉन्स की एनर्जी लेता है, due to which photosensitive material increases its conductivity causing decrease in resistance। तो फिर से वही बात बताई गई है कि हम इसे लाइट में रखते हैं तब वो एनर्जी रिसीव करता है और उसके वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इन डार्क LDR has about 100K resistance and when exposed to light it drops to few hundred ohms, which is decided by intensity of light and surface area। तो जब भी हम इसे डार्क में रखते हैं तब इसका रेजिस्टेंस 100K तक होता है, बट इसे जब भी हम लाइट में लेके आते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और उसके वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है।
तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वो हमेशा जो लाइट की इंटेंसिटी है और सरफेस एरिया है उस पर डिपेंड करता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हाई सेंसिटिविटी, तो जब भी हम लाइट में लाते हैं तब रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ये एक हाईली सेंसिटिव डिवाइस है। स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर फोटो ट्रांसड्यूसर्स, तो इसकी साइज भी बहुत कम होती है और उसकी वजह से कॉस्ट भी कम है। लार्ज रिस्पॉन्स टाइम, और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो लार्ज है यानी कि जल्दी है। जैसे ही हम लाइट में लाते हैं उसका जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाता है यानी कि उसका ऑपरेशन फास्ट है। इस तरह से इसे दर्शाया जाता है। यह है सिंबल ऑफ एलडीआर। एप्लीकेशंस: बर्गलर अलार्म, फोटो रिले, इन लक्स मीटर टू जनरेट काउंटिंग पल्सेस इन काउंटर एप्लीकेशंस। तो ये कुछ एलडीआर के एप्लीकेशंस है। अब एलडीआर में स्पेसिफिकली हम फोटो रिले किस तरह से वर्क करता है वो देखेंगे। तो फोटो रिले का ये कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे T1 T2 दो ट्रांजिस्टर्स है, R1 R2 रेजिस्टेंसेस है और हमने यहाँ पे प्लस VCC सप्लाई दिया है। अब इसकी डिटेल वर्किंग हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंस्ट्रक्शन। LDR is used in place of R2 of ट्रांजिस्टर T1। तो यहाँ पे ये जो R2 है इस जगह पे हम LDR को यूज कर रहे हैं जो कि T1 को कनेक्टेड है। T1 है ट्रांजिस्टर। द कलेक्टर वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर T1 यानी कि VC is connected to T2 in order to make the transistor T2 on or off। ये जो ट्रांजिस्टर T1 है उसका जो कलेक्टर टर्मिनल है उसका वोल्टेज है VC और ये जो VC टर्मिनल है, ये जो कलेक्टर टर्मिनल है वो हमने ट्रांजिस्टर T2 को कनेक्ट किया है। तो इसके वजह से क्या होगा कि इस ट्रांजिस्टर T1 के जरिए हम T2 को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इट ड्राइव्स द रिले सर्किट, यानी कि ये जो T2 सर्किट है उसको ये रिले सर्किट कनेक्ट किया हुआ है। तो जिस तरह से अगर T2 ऑन होता है तो रिले सर्किट वर्क करने लगता है और T2 अगर ऑफ है तो रिले सर्किट भी ऑफ होता है। तो यहाँ पे दो केसेस है। सबसे पहले केस 1, when LDR is in dark or when light is absent, the resistance of the LDR is high, which produces high voltage across the base of T1 VB। तो जब भी हम इस LDR को डार्क में रख रहे हैं यानी कि वहां पे लाइट नहीं है तब इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई रहता है। तो उसके वजह से जो T1 का बेस है वहां पे हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये है यहाँ पे T1 का बेस यानी कि VB। तो ये जो होता है वो हाई होता है। The transistor T1 becomes on, its collector voltage goes low। अब यहाँ पे ये जो VB है वो हाई होता है, उसके वजह से T1 ऑन हो जाता है और T1 ऑन हो गया तो इसका जो ये कलेक्टर वोल्टेज है वो कम हो जाता है। The low collector voltage of T1 make T2 on because it is PNP transistor, thus current is passed through a relay। तो जैसे ही अब ये VC लो हो गया है उसके वजह से T2 जो है वो ऑन हो रहा है। अब ये लो हो गया और T2 ऑन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो T2 है ये है PNP ट्रांजिस्टर। तो अगर ये ऑन हो गया तो उसके वजह से ये जो रिले सर्किट है उसमें से करंट पास होने लगता है। The relay becomes on, which can be used to drive load like bell circuit और siren circuit। तो यहाँ पे ये जो रिले है वो ऑन हो जाता है और वो हम बेल या फिर सायरन जैसे सर्किट्स के लिए यूज करते हैं, उनको ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। अब है केस 2, when LDR is in light or when light is present, its resistance drops to very low value, due to which voltage drop across it becomes low। तो यहाँ पे जब भी लाइट में हम इस LDR को रख रहे हैं तब यहाँ पे ये जो VB है वो कम हो जाता है।
यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। The low base voltage of a T1 will now make it off, which will raise collector voltage to VCC. तो यहाँ पे ये जो VB है, ये बेस वोल्टेज है, वो इस T1 को ऑफ कर देता है और ये VCC हाई हो जाता है। The low collector voltage will make its base and emitter potential VCC, due to which transistor T2 becomes off and thus relay becomes off. तो अब यहाँ पे कलेक्टर वोल्टेज जो है वो कम हो गया है और उसके वजह से ये जो VCC है यहाँ पे ये हाई है। अब ये जो हाई है इसके वजह से जो इसका बेस और इमिटर पोटेंशियल है वो भी प्लस VCC हो जाता है और उसके वजह से ये जो T2 है वो ऑफ हो जाता है और T2 अगर ऑफ हो गया तो ये रिले सर्किट भी ऑफ हो जाता है। इस तरह से ये दोनों केसेस वर्क करती है। फोटो रिले इस तरह से वर्क करता है। ऑप्टोकपलर, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टो आइसोलेटर और फोटोकपलर। तो ऑप्टोकपलर के तीन नाम से, फर्स्ट ऑप्टोकपलर, ऑप्टो आइसोलेटर एंड फोटोकपलर। It is the circuit which optically couples the signal of one circuit to the other circuit। यानी कि ये जो डिवाइस है, ये जो सर्किट है, उसमें दो सर्किट्स होते हैं और वो दोनों सर्किट्स ऑप्टिकली कपल किए जाते हैं। अब ये क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा। So electrically the two circuits are isolated। तो यहाँ पे ये दो सर्किट्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली कपल्ड होते हैं, यानी कि ऑप्टिकली जुड़े हुए होते हैं, बट इलेक्ट्रिकली वो एक दूसरे से आइसोलेटेड यानी कि अलग होते हैं। बोथ सर्किट्स कैन हैव डिफरेंट ग्राउंड्स। अब यहाँ पे ये दोनों सर्किट्स जो है वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि दोनों के ग्राउंड्स भी अलग हो सकते हैं। So it is very useful wherever we want to provide electrical isolation between the two circuits। तो इस ऑप्टोकपलर को हम ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन की जरूरत होती है। सर्किट्स तो हमें एक दूसरे को जोड़ने होते हैं, बट इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन चाहिए होता है, वहाँ पे ऑप्टोकपलर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो दो सर्किट्स है, सर्किट 1, सर्किट 2। अब ये दोनों सर्किट्स को ऑप्टोकपलर के जरिए कनेक्ट किया गया है, यानी कि वो ऑप्टिकली कपल्ड है, बट वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। तो अगर हमें अब लो वोल्टेज सर्किट को हाई वोल्टेज सर्किट से कनेक्ट करना है तो उस टाइम हम ऑप्टोकपलर का यूज करते हैं। इस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हम ऑप्टोकपलर यूज करते हैं। So the optocoupler ensures that there is electrical isolation between the two circuits। कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो दो सर्किट्स है, IR LED और फोटो ट्रांजिस्टर, और ये दोनों सर्किट्स को कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से कुछ ऑप्टोकपलर की डायग्राम होती है जो आपको एग्जाम में निकालनी है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड यानी कि इस वाले पार्ट में यहाँ पे इंफ्रारेड एलईडी, जिसको हम IR LED बोलते हैं, और वो गैलियम आर्सेनाइड से बनाई जाती है। तो ये जो लेफ्ट वाला सर्किट होता है वो होता है इंफ्रारेड एलईडी का, और राइट साइड में लाइट सेंसिटिव डिवाइस लगाया हुआ होता है, यानी कि यहाँ पे लगाया हुआ है फोटो ट्रांजिस्टर। इस तरह से लेफ्ट साइड में इंफ्रारेड एलईडी, लाइट साइड में एक फोटो सेंसिटिव डिवाइस लगाया जाता है, और इस तरह से इन दोनों सर्किट्स को ऑप्टिकली कपल्ड किया जाता है। To optimize the coupling between the two elements, this LED and the photosensitive device are enclosed tightly in a single package। तो अब ये जो दोनों सर्किट्स है, इन दोनों सर्किट्स को एक साथ जोड़ने के लिए, ऑप्टिकली कपल करने के लिए, ये दोनों सर्किट्स एक डिवाइस यानी कि एक किसी बॉक्स में या फिर कहीं पे एनक्लोज किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं। On the input side,
This LED converts the electrical signal into the light signal. अब यहाँ पे हमने इनपुट दिया है, तो जब यहाँ पे इनपुट दिया जाता है वो तो होता है इलेक्ट्रिकल इनपुट। तो इस इलेक्ट्रिकल इनपुट को ये जो LED है वो लाइट में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया है वो लाइट सिग्नल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड पार्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का लाइट में कन्वर्जन होता है। On the output side, this photosensitive detector receives light signal and converts it back into electrical signal. अब फोटो ट्रांजिस्टर का यानी कि किसी भी फोटो सेंसिटिव डिवाइस का काम क्या है कि वो इस लाइट के सिग्नल को रिसीव करता है और उसे फिर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इनपुट मिलता है, लाइट में कन्वर्ट होता है, फिर वो दूसरे पार्ट में जाके इनपुट बन जाता है, यानी कि ये वाला डिवाइस जो है इसे ये लाइट सिग्नल इनपुट होता है और वो उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हमारा आउटपुट फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। Whenever light falls on this photo detector, then photo current gets generated. तो अब ये फोटो ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग है वही यहाँ पे बताया है कि ये जो लाइट है वो इस डिवाइस पे, इस ट्रांजिस्टर पे पड़ता है और यहाँ पे फोटो करंट जनरेट हो जाता है। एंड दिस फोटो डिटेक्टर एक्ट्स लाइक क्लोज्ड स्विच एंड इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। अब यहाँ पे करंट जनरेट हो गया है, यानी कि वो सर्किट में से फ्लो होने लगता है और ये क्लोज स्विच जैसे वर्क करता है। The same current also flows through the external load or the external device which is connected with the photosensitive device. अब यहाँ पे हमने जो भी लोड लगाया हुआ होता है उसमें से भी ये करंट फ्लो होता है। Now, in the absence of the electrical signal, the LED will remain in off condition. In this case, no photocurrent will be generated on the detector side. अगर हमने यहाँ पे इनपुट ही नहीं दिया तो ये पूरा सर्किट ऑफ रहता है, क्योंकि जब तक हम इनपुट नहीं देते यहाँ पे कोई भी लाइट सिग्नल जनरेट नहीं होता। अगर यहाँ से लाइट जनरेट नहीं हो रहा है तो ये पार्ट वर्क ही नहीं करता है। तो इस तरह से अगर हमने इनपुट नहीं दिया तो सर्किट ऑफ रहता है। And therefore this photosensitive device will act as an open circuit. और उस टाइम पे ये जो फोटो सेंसिटिव डिवाइस है वो ओपन सर्किट रहता है। नो करंट विल फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट ऑन द आउटपुट साइड। तो जो अभी मैंने बताया वही यहाँ पे सेंटेंस में दिया हुआ है। ऑप्टोकपलर टाइप्स, तो ऑप्टोकपलर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो डार्लिंगटन, फोटो एससीआर एंड फोटो ट्रैक। तो इन सारे टाइप्स में ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो सेम है, यानी कि वहां पे इंफ्रारेड एलईडी लगाया हुआ है। बस ये जो राइट हैंड साइड का डिवाइस है वो अलग है। आपको एग्जाम में सिर्फ ये नाम्स याद रखने हैं, आपको इसका डिटेल में स्टडी नहीं करना है। ऑप्टोकपलर आईसीज, तो ऑप्टोकपलर के लिए किस तरह की, कौन से टाइप की आईसी यूज की जाती है, तो आईसी 4M35 ये एक ऑप्टोकपलर आईसी है और दूसरी आईसी है PC817। तो ये दो आईसीज है जो हम ऑप्टोकपलर के लिए यूज करते हैं। तो आपको इसके भी सिर्फ नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टोकपलर। तो ये हम माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट स्विचिंग में यूज करते हैं, डीसी एंड एसी पावर कंट्रोल, पीसी कम्युनिकेशन, सिग्नल आइसोलेशन, पावर सप्लाई रेगुलेशन विच सफर फ्रॉम करंट ग्राउंड लूप्स। इस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम इस ऑप्टोकपलर को यूज करते हैं। आपको एग्जाम में सिर्फ ऑप्टोकपलर की डायग्राम, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखना है, उसके बाद उसके टाइप्स के नाम लिखने हैं, आईसी कौन सी यूज करते हैं उसके सिर्फ नाम लिखने हैं और एप्लीकेशंस लिखने हैं। गैस सेंसर्स, gas sensing is a demand of an industry because it may be used for variety of applications.
तो आज के इंडस्ट्री में गैस सेंसिंग की डिमांड है, यानी कि गैस सेंसिंग इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इन द इंडस्ट्री। उसके एप्लीकेशंस क्या है वो पहले हम देखेंगे, यानी कि इसमें से हमें समझ में आएगा कि गैस सेंसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और गैस सेंसर्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। टू डिटेक्ट परसेंटेज ऑफ सर्टेन गैस प्रेजेंट इन द एयर, तो कोई पर्टिकुलर गैस है वो कितना प्रेजेंट है एयर में, वो हमें अगर डिटेक्ट करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं। इन मॉनिटरिंग द लेवल ऑफ फ्लेमेबल गैसेस, जो भी फ्लेमेबल गैसेस होते हैं उनकी लेवल एक लिमिट तक रहना चाहिए। अगर वो एक्सीड हो जाते हैं तो वहां पे आग लग सकती है। तो इसीलिए वो मॉनिटर करने के लिए हम गैस सेंसर्स का यूज करते हैं। इन फायर डिटेक्शन और फायर प्रिवेंशन, तो आग लगने वाली होती है तो हमें वहां पे पहले पता चल जाता है, सायरन बजने लगता है। या फिर आग अगर थोड़ी सी भी आग लग गई है कहाँ पे, तो वहां पे भी वो गैसेस प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो वहां पे हम गैस सेंसर्स का यूज करते हैं और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे आग लग गई है और हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो आग को बड़ा होने से रोक सकते हैं। टू अवॉइड डेंजरस कॉन्सेंट्रेशंस, तो कोई डेंजरस गैसेस होते हैं या फिर दो तीन गैस अगर एक साथ मिल गए तो डेंजरस कॉन्सेंट्रेशंस तैयार हो सकते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए भी हम गैस सेंसर्स का यूज करते हैं। While indicating or warning in case of the gases like carbon monoxide, hydrogen sulfide, chlorine, etc., when their concentrations exceeds certain limit। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, इस तरह के गैसेस अगर लिमिट से ज्यादा बढ़ गए, उनके कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ गए, एक लेवल के ऊपर चले गए, तो वो इंडिकेट करने के लिए भी हम गैस सेंसर्स का यूज करते हैं। While monitoring environmental pollution to sense the pollutant gas levels like carbon monoxide, sulfur, ammonia, etc. It also can be used for measurement of percentage of oxygen in air। तो हमारे environment में pollutant gases कितने हैं, उनकी लेवल क्या है वो डिटेक्ट करने के लिए, और कितना परसेंटेज ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में वो डिटेक्ट करने के लिए भी हम गैस सेंसर्स का यूज करते हैं। Gas sensing mainly provides a fire detection and prevention function। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो गैस सेंसर का फंक्शन है वो है फायर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। आग अगर लग गई है तो वो प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी बंद कर सकते हैं। A transducer which is used for such applications is known as gas sensor or gas analyzer। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हमने अभी देखे उसमें जो ट्रांसड्यूसर यूज होता है उसे हम गैस सेंसर या फिर गैस एनालाइजर कहते हैं। टाइप्स ऑफ गैस सेंसर्स: थर्मिस्टर टाइप गैस सेंसर और एनालाइजर, कैटालिटिक और कैलोरीमेट्रिक सेंसर टू मेजर द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो दूसरा टाइप जो है वो हम हीट मेजर करने के लिए यूज करते हैं ड्यूरिंग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो उसे कैटालिटिक और कैलोरीमेट्रिक सेंसर कहते हैं। पेपर टेप गैस सेंसर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, इस तरह के गैसेस का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए पेपर टेप गैस सेंसर यूज करते हैं। गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। Next है catalytic gate FETs, which can be used to measure the hydrogen concentration, mainly used in fire detection, detecting hydrocarbon products। तो catalytic gate FETs यूज करते हैं हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन का डिटेक्ट करने के लिए, और ये मेनली फायर डिटेक्शन में या फिर हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। पीजोइलेक्ट्रिक गैस सेंसर। तो अब हम गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, यानी कि ये टाइप के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस तरह से इसकी डायग्राम आपको निकालनी है। तो अब ये डायग्राम में एक परमिएबल मेम्ब्रेन दिख रहा है और इलेक्ट्रोलाइट लिखा है। तो ये एग्जैक्टली क्या है वो देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स सेपरेटेड बाय लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे ये जो दो ब्लैक रॉड्स दिख रहे हैं
वो है हमारे दो इलेक्ट्रोड्स और इसके बीच में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है। The air to be tested is passed through a permeable membrane. अब जो भी एयर में हमें गैसेस का डिटेक्शन करना है वो एयर हम इस परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करते हैं। ड्यू टू द टॉक्सिक गैस प्रेजेंट इन द एयर, आयंस प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रोलाइट बाय रिएक्शन ऑफ गैस विद इलेक्ट्रोड्स। तो अब उस एयर को जब भी हम परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करते हैं, जैसे ही उस टॉक्सिक गैसेस का रिएक्शन इलेक्ट्रोड्स के साथ होता है, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस प्रोड्यूस होते हैं। इट रिजल्ट्स इन पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट वोल्टेज। और ये सारी जो प्रक्रिया है, ये जो भी बीच में रिएक्शन हो रही है वो हमें वोल्टेज में दिखती है, यानी कि वहां पे वोल्टमीटर हमने जो लगाया है वहां पे हमें कुछ वोल्टेज दिखता है, जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि इसमें ये गैस का परसेंटेज इतना है। इस तरह से ये गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वर्क करते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक गैस सेंसर, it is a piezoelectric crystal coated with an absorbent layer which absorbs gases. एक पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है जिस पे हमने एब्जॉर्बेंट लेयर की कोटिंग दी हुई होती है और उसके वजह से वो गैसेस को एब्जॉर्ब करता है। When it senses these gases, it changes its resonant frequency. The frequency change can be calibrated in terms of gaseous percentage. और जब भी वो गैसेस को एब्जॉर्ब करता है उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और वो हम परसेंटेज गैसेस में कैलकुलेट करते हैं। In this gas sensing application, the two identical thermistors are mounted in a separate cavity of a brass block and these cavities are filled with air. अब थर्मिस्टर क्या होता है वो मैंने एक वीडियो में पढ़ा है, आपने नहीं देखा है तो थर्मिस्टर के बारे में आप पहले जानकारी ले लें। दो थर्मिस्टर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं जो कि दो डिफरेंट ब्लॉक्स में लगाए हुए होते हैं और वहां पे जो भी कैविटीज है वो एयर से फिल की जाती है। When there is a no gas in the breach, the balance showing null deflection. तो आप सभी को व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है वो पता होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है। जब भी यहाँ पे कोई गैस नहीं होता तो वो पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो ब्रिज है वो बैलेंस्ड होता है और उसके वजह से वहां पे नल डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। When a gas is introduced into one of the cavities, the temperature of the thermistor of that cavity will increase, causing the breach unbalance. अगर वहां पे उन कैविटीज में गैस इंट्रोड्यूस हो गया तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है थर्मिस्टर का और उसके वजह से वो ब्रिज अनबैलेंस हो जाता है। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय गैल्वेनोमीटर कैन बी कैलिब्रेटेड इन टर्म्स of percentage of concentration of the gas in air। और उस गैल्वेनोमीटर पे हमें जो भी रीडिंग दिखाई देती है वो हम परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इन एयर इन टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट गैस सेंसर्स डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने दो गैस सेंसर्स के बारे में डिटेल में दिया है और बाकी के टाइप्स और एप्लीकेशंस दिए हैं। तो आपको एग्जाम में गैस सेंसर्स हम क्यों यूज करते हैं, उसकी नीड क्या है वो सबसे पहले लिखना है। उसके बाद उसके टाइप्स के नाम लिखने हैं और किसी भी एक गैस सेंसर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है।